हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्यूरियोवर्स पे। आज हम लेके आए हैं क्लास 2 ऑफ बिजनेस स्टडीज़। इसी प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। आज हम इसके आगे का सिलेबस लेके आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। Management principles are the fundamental truth, guidelines, or proposition that guide manager in decision making, planning, organizing, leading, and controlling organization activity. बेसिकली क्या होते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स? ये आपके गाइडलाइंस हैं और फंडामेंटल ट्रुथ है जिसके थ्रू हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली रन करते हैं। ये आपको प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, लीडिंग में और कंट्रोलिंग और बिजनेस एक्टिविटीज़ में आपको सपोर्ट करते हैं। इनको बहुत ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के थ्रू बनाया गया है। अब देख लेते हैं हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, क्या क्या होते हैं नेचर। इसके थ्रू आपका मैनेजमेंट प्रिंसिपल पूरा कवर हो जाएगा। सबसे पहले है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हर जगह अप्लाइड होता है, चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन छोटी है चाहे बड़ी है, हर जगह हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये जनरल गाइडलाइंस हैं, ये रिजिड नहीं है कि इनको फॉलो करना ही करना है। इसके थ्रू आप बहुत स्मूथली अपने ऑर्गेनाइजेशन को चला सकते हैं या आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इसलिए ये जनरल गाइडलाइंस हैं। फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, डिराइव फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ, हमने जिससे पहले पढ़ा था कि इनको बहुत एक्सपेरिमेंट है ना, और साथ में इनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन के थ्रू बनाया गया है। ओके, तो ये क्या है? फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। दीज आर फ्लेक्सिबल, कैन बी अडेप्टेड टू चेंजिंग सिचुएशन। इनको हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल को चेंज कर सकते हैं, जैसा ऑर्गेनाइजेशन वैसे हम प्रिंसिपल फॉलो कर सकते हैं। ये रिजिड नहीं है। ओके, बिहेवियरल, ये बेसिकली कंसर्न होते हैं ह्यूमन इंट्रैक्शन से। सो दीज आर बिहेवियरल। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप रहता है। हेल्प प्रेडिक्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मैनेजरल एक्शंस। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल का एक नेचर है। डायनामिक, मस्ट इवॉल्व विद द टाइम एंड एनवायरनमेंट। डायनामिक, ये चेंज होते रहते हैं, रिजिड नहीं है जैसे कि हमने देखा था। दीज आर डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। सबसे पहले, प्रोवाइड मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियल वर्ल्ड सिचुएशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल यूजफुल इंसाइट प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत स्मूथली चल सकता है, इफेक्टिवली चल सकता है, एफिशिएंटली चल सकता है और हमारे जो गोल्स हैं वो इजीली अटेन हो सकते हैं। हेल्प इन साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट प्रिंसिपल के थ्रू हम साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग भी इजीली कंडक्ट कर सकते हैं। Ensure optimum utilization of resources. Optimum utilization of resources means what? There is no wastage of resources, no wastage of human resources also. They are used efficiently and effectively. Guide managers in achieving organization objective. Managers को organization objective अचीव करने के लिए भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आपके हेल्प करते हैं। Encourage coordination and teamwork. Through follow of management principle, there will be a coordination and teamwork in the organization. Increase efficiency and effectiveness. Efficiency बढ़ेगी क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल में बहुत सारे पार्ट आते हैं कि आगे हम पढ़ेंगे, बहुत सारे इसके जो प्रिंसिपल्स हैं जिसके थ्रू हम जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, स्मूथली रन कर सकते हैं। प्रोवाइड ए बेसिस फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स भी आता है जिसके थ्रू हम जो भी चेंजेस आते हैं टेक्नोलॉजी में, एनवायरनमेंट में, जो भी चेंजेस आते हैं उसको हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू अटेन कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा और कहीं नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हेनरी फ्योल थे कौन? ये एक फ्रेंच मैनेजमेंट थिंकर्स थे। ही इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट एंड ही गेव 14 प्रिंसिपल्स। अब ये 14 प्रिंसिपल कौन कौन से थे इनको हम डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है? स्पेशलाइजेशन इंक्रीज एफिशिएंसी।
जो जिस काम में स्पेशलाइज्ड है, एफिशिएंट है, उसको वही काम दिया जाए। इससे आपकी रिसोर्सेज बचेंगे, आपका टाइम मैनेजमेंट रहेगा और आपका ऑब्जेक्टिव भी बहुत जल्दी और बहुत इफ़ेक्टिवली अचीव हो जाएगा। सो डिवीजन ऑफ वर्क should be followed by the organizations. Authority and responsibility, balance between power and accountability. अब authority and responsibility होता क्या है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। Authority तो आपका बेसिकली है right to give orders, make decision, enforce obedience, है ना। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपका बेसिकली है इट्स अ ड्यूटी और ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म ए टास्क असाइंड। तो अथॉरिटी हो गया राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया आपका ड्यूटी। अथॉरिटी जो है आपका फ्लो करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बेसिकली फ्रॉम मैनेजर टू एम्प्लॉय, और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका फ्लो करता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, द एम्प्लॉय इज रिस्पॉन्सिबल टू द मैनेजर। तो अथॉरिटी राइट टू कमांड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी टू परफॉर्म। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप कहीं मेंशन ज़रूर कर लीजिएगा। अथॉरिटी इज़ अ राइट टू कमांड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ड्यूटी टू परफॉर्म। आगे बढ़ते हैं आप। थर्ड आ गया आपका डिसिप्लिन। रूल्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड। ये मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी फॉलोड। यूनिटी ऑफ कमांड, दिस इज यूनिटी ऑफ कमांड। इसका मीनिंग है एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। एक जो एम्प्लॉय है वो ऑर्डर्स लेगा केवल जो उसके ऊपर सुपीरियर होगा उससे, ना कि सारे डिपार्टमेंटल हेड से और किसी पीपल से, किसी मैनेजर से, उससे वो ऑर्डर नहीं लेगा। वो केवल अपने ऊपर जो सुपीरियर है उससे वो ऑर्डर लेगा। इसका पर्पस होता है टू अवॉइड कन्फ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट एंड ओवरलैपिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा अगर हम ऐसे फॉलो करेंगे कि इमीडिएट सुपीरियर से आप लो, सब लोगों से आप ऑर्डर्स ना लो, कन्फ्यूजन ख़त्म होगा, ओवरलैपिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन भी इससे इजीली ख़त्म हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ए बैंक क्लर्क शुड गेट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम देयर ब्रांच मैनेजर, नॉट फ्रॉम बोथ मैनेजर एंड असिस्टेंट मैनेजर एट द सेम टाइम। वो अपने इमीडिएट ब्रांच मैनेजर से ऑर्डर्स ले, ना कि सबसे। इससे आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो ईजिली अटेन हो जाएगा, स्मूथ फंक्शनिंग होगी, है ना। कन्फ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट और ओवरलैपिंग तो ख़त्म हो गई। अब देख लेते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है। ऑल एक्टिविटी विद द सेम ऑब्जेक्टिव, सारी जो एक्टिविटी हैं जिसका ऑब्जेक्टिव सेम है, मस्ट बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स वन कॉमन प्लान। उसका जो प्लान है वो एक ही होना चाहिए और अंडर वन हेड, केवल उसका हेड भी एक होना चाहिए। इसका पर्पस क्या है? टू एंश्योर कोऑर्डिनेशन एंड फोकस टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन गोल। इसके थ्रू, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के थ्रू हमारा कोऑर्डिनेशन बना रहता है और हमारा फोकस रहता है ऑर्गेनाइजेशन गोल को अटेन करने का। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। इन ए बैंक ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज़, जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ आती हैं, जैसे एडवर्टीज़मेंट ले लो, कस्टमर आउटरीच ले लो, कैंपेन्स ले लो, ये सारी जो चीज़ें हैं शुड बी हैंडल अंडर वन मार्केटिंग मैनेजर। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक ही मार्केटिंग मैनेजर हेड करे, वही गाइड करे, वही लीड करे। ठीक है, जिससे कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है उस पर फोकस रहे और वो इजीली अटेन हो जाए। तो हमने क्या समझा? यूनिटी ऑफ कमांड होता है वन एम्प्लॉय वन बॉस, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होता है वन टीम वन प्लान वन हेड। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी हमारे इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसको हम जनरल इंटरेस्ट के थ्रू लेके जाएं। ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट हमारा जो है वो गोल होता है। आगे देख लेते हैं हम रेम्यूनरेशन, फेयर पेमेंट टू एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ जितना काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको फेयर पेमेंट देना चाहिए। अब देख लेते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पे ही बच्चे आके कंफ्यूज होते हैं। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सेंट्रलाइजेशन बेसिकली आपका होता है कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे जितनी भी पावर्स होती हैं वो आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट पे रहती है। अथॉरिटी जो है वो भी हायर लेवल ऑफ मैनेजर्स पे रहती हैं। इसके थ्रू बेटर कंट्रोल हो जाता है, यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ बनती हैं, क्विक इम्प्लीमेंटेशन आपका रहता है।
इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. इन ए बैंक, इफ ओनली द हेड ऑफिस डिसाइड लोन पॉलिसी एंड ब्रांच मैनेजर हैव नो पावर टू मॉडिफाई दैम. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो हेड ऑफिस है वही पॉलिसीज़ बना रहा है और ब्रांच मैनेजर पे कोई पावर ही नहीं है कि वो उसको मॉडिफाई कर भी सके. तो ये सेंट्रलाइजेशन है. ऑथोरिटी आपकी कहाँ पे रहती है? ऑथोरिटी आपकी हेड ऑफिस में है, ब्रांच मैनेजर को यहाँ पे कोई भी पावर्स नहीं है. तो ये सेंट्रलाइजेशन है. डिसेंट्रलाइजेशन, सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर टू लोअर लेवल ऑफ मैनेजर्स. ठीक है, यहाँ पे सिस्टमैटिकली हम डिसीजन मेकिंग पावर्स जो हैं वो लोअर लेवल को भी डेलीगेट करते हैं. ऑथोरिटी भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अक्रॉस डिफरेंट लेवल्स. इसमें भी क्विक डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करता है. डेवलप मैनेजरल स्किल, रिड्यूस बर्डन ऑन टॉप. यहाँ पे बर्डन रिड्यूस हो रहा है, जो कि सारी अथॉरिटी अभी टॉप मैनेजर पे थी सेंट्रलाइजेशन पे, वो अब जब डेलीगेट हो रही है तो यहाँ पे बर्डन भी कम हो रहा है. इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. इफ़ ब्रांच मैनेजर आर अलाउड टू अप्रूव स्मॉल लोन्स इंडिपेंडेंटली विदाउट वेटिंग फॉर द हेड ऑफिस अप्रूवल, है ना, ये डिसेंट्रलाइजेशन हो गया. यहाँ पे जो ब्रांच मैनेजर है उस पर अप्रूव करने की फुल पावर है, इंडिपेंडेंटली वो उसको कर सकता है. तो ये डिसेंट्रलाइजेशन में आता है. तो सेंट्रलाइजेशन क्या हुआ? ऑथोरिटी एट द टॉप, और डिसेंट्रलाइजेशन हो गया आपके ऑथोरिटी शेयर्ड विद लोअर लेवल ऑल्सो. ठीक है, अब देख लेते हैं स्केलर चेन क्या होता है. स्केलर चेन बेसिकली आपका है इज़ अ फॉर्मल लाइन ऑफ ऑथोरिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, कहाँ से शुरू होती है? टॉप लेवल टू लोअर लेवल, ये चलती है आपकी. बेसिकली हु रिपोर्ट्स टू होम, इसमें ये ऑर्डर डिसाइड होता है स्केलर चेन में. इसको समझते हैं. जैसे जनरल मैनेजर है, वो कम्युनिकेट करेगा किससे? रीजनल मैनेजर से. फिर रीजनल मैनेजर अपना कम्युनिकेट करेगा ब्रांच मैनेजर से. फिर ब्रांच मैनेजर कम्युनिकेट करेगा क्लर्क से. ये आपके स्केलर चेन में आती है. इसके थ्रू मतलब चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन आपकी मेंटेन रहता है कि टॉप टू बॉटम इसमें डिसाइड होता है कि हु इज़ गोइंग टू कम्युनिकेट टू होम. नाउ ऑर्डर क्या है? प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ पीपल एंड रिसोर्सेज. इक्विटी, फेयरनेस एंड जस्टिस आपके मैनेजमेंट में होनी चाहिए. कोई भी आपकी अनफेयर प्रैक्टिसेस ये सब चीज़ फॉलो नहीं होनी चाहिए. स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर. एम्प्लॉय टर्नओवर की कोई छोड़ के जा रहा है ना, एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना चाहिए. स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर रहना चाहिए. इनिशिएटिव, एनकरेज एम्प्लॉय टू टेक डिसीजन. एम्प्लॉय को भी पावर होनी चाहिए, उनको भी एनकरेज करना चाहिए कि वो भी डिसीजंस लें. एस्पिरिट डी कॉप्स, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें क्या होता है? प्रमोट करते हैं हम टीम स्पिरिट, कि सबको साथ में लेके चलें. जैसे यूनिटी ऑफ कमांड हो गया, सबको साथ लेके चलें और साथ में ही हम अपने ऑब्जेक्टिव को अटेन करें. अब हम आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं. आप सभी को पता होगा, हमने इसको बीकॉम में या 11th-12th में भी पढ़ा है. मैनेजमेंट के फंक्शंस: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ये 5 होते हैं. क्या क्या होते हैं? प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. इससे पहले हम आगे बढ़े, हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक. हमने पढ़ लिया मैनेजमेंट प्रिंसिपल, नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स देख लिया हमने, इंपॉर्टेंस देख ली उसकी. दैन हमने कुछ पढ़े हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स, जो कि हमने थोड़ा डिटेल में पढ़े. और मैं चाहती हूँ कि आपको समझ आया. और अगर आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि कौन सा प्रिंसिपल आपको समझ नहीं आया. मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी. नाउ कम्स मैनेजमेंट फंक्शंस, विच इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. इनको एक एक करके हम पढ़ लेते हैं. सबसे पहले आपका आता है प्लानिंग. प्लानिंग क्या होता है? डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड बाय होम टू डू. बेसिकली डिसाइडिंग वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो. हम अभी कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है, ये सारी चीज़ें हम प्लानिंग में ऑलरेडी डिसाइड कर लेते हैं. ठीक है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और इसको कौन करेगा, ये सारी चीज़ें आपकी प्लानिंग में आ जाती हैं. इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, रिसोर्सेज एंड स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं, रिड्यूस, इसमें रिस्क रिड्यूस होता है और अनसर्टेनिटीज़ को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं प्लानिंग के थ्रू. सबसे पहले इसके स्टेप्स भी हैं आपके, वो भी देख लेते हैं. सबसे पहले प्लानिंग के लिए हम
ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। डिसाइड व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव। एक बैंक है सपोज, उसका अपना ऑब्जेक्टिव है कि एक साल में उसको 10% अपने डिपॉजिट इंक्रीज करने हैं, तो इसका ऑब्जेक्टिव सेट हो गया। दैन डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमिसेस, इसमें क्या होता है, आइडेंटिफाई अजम्पशन अबाउट द फ्यूचर, जैसे इकोनॉमिक कंडीशन क्या रहेंगी, पॉलिसीज, रिसोर्सेज, कंपटीशन, ये सारे हमारे प्लानिंग प्रीमिसेस में आ जाते हैं। अज्यूमिंग स्टेबल इंटरेस्ट रेट वाइल मेकिंग फाइनेंशियल प्लान्स। ओके, दैन कम्स आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव, फाइंड आउट पॉसिबल वेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। कौन कौन से वेज हैं जिसके थ्रू हम अपने ऑब्जेक्टिव विच इज़ 10% इंक्रीज इन डिपॉजिट्स, उसको हम अचीव कर सकते हैं, है ना। कैसे, इंक्रीज इन डिपॉजिट बाय एडवर्टीजमेंट के थ्रू, या फिर हायर इंटरेस्ट रेट के थ्रू, या लॉन्चिंग न्यू स्कीम्स। ये सारे हमारे डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हो गए। दैन कम्स इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स, सबके प्रो एंड कॉज, ईच अल्टरनेटिव के हम प्रो एंड कॉन्स देखें, है ना, कि इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, रिस्क, फ्लेक्सिबिलिटी, इन सब के थ्रू क्या क्या उनके, विच वन इज़ द बेस्ट। फिर सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव्स। जो आपके ऑब्जेक्टिव को इजीली अटेन कर पा रहा है उन सारे ऑब्जेक्टिव्स में, जैसे एडवर्टीजमेंट के थ्रू, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के थ्रू, या फिर अपने न्यू स्कीम लॉन्च करने, इनमें से बेस्ट कौन सा है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। आफ्टर सेलेक्शन, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, पुट द चूजन प्लान इनटू एक्शन बाय असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिसोर्सेज। हम अपना चूजन प्लान जो है उसको एक्शन में ले आएंगे। और लास्ट हमारा स्टेप है फॉलो अप, मॉनिटर द रिजल्ट्स एंड कंपेयर दैम विद द ऑब्जेक्टिव। ये हमारा प्लानिंग का लास्ट ऑप्शन आ जाता है। सबसे पहले क्या था, ऑब्जेक्टिव सेट किया, प्रीमिसेस हमने प्लान की, देन अल्टरनेटिव देखी, अल्टरनेटिव को हमने इवेल्यूट करा, उसमें से फिर सेलेक्ट किया, देन हमने इम्प्लीमेंट किया अपना प्लान, एंड लास्ट फॉलो अप। ये हो गया आपका प्लानिंग। नाउ कम्स आपका ऑर्गेनाइजिंग, अरेंजिंग रिसोर्सेज विच इज़ ह्यूमन, फाइनेंशियल, फिजिकल, ये सारी चीज़ों को अरेंज करना है। इसके की पॉइंट्स क्या क्या हैं, क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, थ्रू ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना लेते हैं, सबको ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या देनी है वो डिसाइड कर लेते हैं। एस्टैब्लिशेस ऑथोरिटी एंड रिलेशनशिप, आफ्टर गिविंग ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसको ऑथोरिटी देनी है, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड हो जाती हैं आफ्टर प्लानिंग। एलोकेटिंग डिपार्टमेंट इन ए कंपनी लाइक HR, फाइनेंस, मार्केटिंग, है ना। इसको थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन के स्टेप्स को। ऑर्गेनाइजिंग में हम बेसिकली क्या क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं आइडेंटिफाइंग ऑफ एक्टिविटी। फर्स्ट, सारी लिस्ट ऑफ ऑल द टास्क एक्टिविटी नीडेड टू बी अचीव्ड, है ना, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। जैसे कि बैंक में देख लेते हैं हम डिपॉजिट हैंडलिंग, लोन प्रोसेसिंग, कस्टमर सर्विसेज, ऑडिटिंग, ये सारे हमारे लिस्ट ऑफ टास्क हैं। देन ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन, सिमिलर एक्टिविटीज़ को हम एक साथ ग्रुप कर देते हैं, है ना। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट को अलग कर दिया, HR डिपार्टमेंट को अलग कर दिया, एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट को हमने अलग कर दिया। ये हो गया आपका ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। देन कम्स असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, स्पेसिफिक जॉब्स आर असाइंड टू इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन। कौन सी ड्यूटी किसको देनी है ये आपका पूरा डिपेंड करता है उसके स्किल और क्वालिफिकेशन में। सपोज ए लोन ऑफिसर है, वो हैंडल करता है आपके लोन एप्लीकेशन, वाइल ए कैशियर हैंडल्स ट्रांजैक्शंस। जो जिसमें आपके स्पेशलाइजेशन है, जिसमें वो स्किल्ड है, उसको वही काम देना। Then come delegation of authority. Managers give authority to employees so they can perform their duty effectively and efficiently. जैसे ब्रांच मैनेजर है, उसने डेलीगेट करी अप्रूवल ऑफ पावर ऑफ स्मॉल लोन्स टू असाइन असिस्टेंट मैनेजर को अप्रूव कर दी, उसने अथॉरिटी उसको दे दी कि आप इसको देखिएगा। लास्ट आ जाता है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ए क्लियर चेन ऑफ कमांड, हु रिपोर्ट्स टू whom, है ना, is established to ensure coordination and accountability। तो हमने क्या क्या देखा इसमें ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग में, इसके क्या क्या प्रोसेस था बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस में। सबसे पहले एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करी, देन हमने ग्रुप बनाया, डिपार्टमेंटलाइजेशन बोलते हैं जिसको, देन हमने ड्यूटीज़ असाइन करी, फिर डेलीगेट करी अथॉरिटी, एंड लास्ट एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। ये आपको मैं आशा करती हूँ समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं स्टाफिंग।
स्टाफिंग जो होता है आपका थर्ड प्रोसेस होता है मैनेजमेंट प्रोसेस का, और बोल सकते हैं मैनेजमेंट फंक्शंस। स्टाफिंग में बेसिकली क्या होता है, रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग, डेवलपिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ होता है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। इसमें मोटिवेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, डेवलपिंग स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज होता है। ये सारे पार्ट जो हैं यहाँ पे स्टाफिंग के हैं। स्टाफिंग के हम प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। सबसे पहले स्टाफिंग प्रोसेस में आता है मैन पावर प्लानिंग करते हैं हम इसमें। सबसे पहले एस्टिमेटिंग हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ आर नीडेड विद व्हाट स्किल्स एंड व्हेन, कितने एम्प्लॉयज़ की हमें ज़रूरत है और क्या क्या उसमें स्किल होना चाहिए और उनकी हमें ज़रूरत कब है। जैसे एक बैंक डिसाइड इट नीड्स फॉर 50 न्यू क्लर्क एंड 10 लोन ऑफिसर्स, है ना, कि उसको 50 क्लर्क चाहिए और 10 लोन ऑफिसर्स चाहिए, है ना। तो उसमें मैन पावर प्लानिंग पहले होती है। दैन कम्स रिक्रूटमेंट, अट्रैक्टिंग पोटेंशियल कैंडिडेट थ्रू एडवर्टीजमेंट, जॉब पोर्टल एंड कैंपस ड्राइवर्स। हम यहाँ पे अट्रैक्ट करते हैं एडवर्टीजमेंट के थ्रू कि जो क्वालिफाइड जो लोग हैं जो उसके लिए एलिजिबल हैं वो वहाँ पे आके अपना रजिस्ट्रेशन कर दें, यहाँ पे रिक्रूटमेंट सेल में अपना रजिस्ट्रेशन कर दें। देन कम्स सिलेक्शन, चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट थ्रू टेस्ट, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन। अब जितने भी लोगों ने इसमें अप्लाई किया है, क्वालिफाइड लोगों ने, उसमें से हम सेलेक्ट करें थ्रू टेस्ट, इंटरव्यू की हु आर मोस्ट सुटेबल फॉर द जॉब। दैन कम्स प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, इसको हम इंडक्शन भी बोलते हैं। प्लेसिंग द सेलेक्टेड एम्प्लॉय इन द राइट जॉब, इंट्रोड्यूसिंग दैम टू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस करें ऑर्गेनाइजेशन पे और सेलेक्ट, एक सही इंसान को हम सेलेक्ट करें। दिस इज द फोर्थ स्टेप ऑफ स्टाफिंग। दैन कम्स आफ्टर सिलेक्शन ऑफ क्वालिफाइड पर्सन, दैन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आ जाता है, प्रोवाइडिंग नेसेसरी स्किल्स एंड नॉलेज टू परफॉर्म द जॉब इफेक्टिवली एंड टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैन सिक्स्थ स्टेप आ जाता है स्टाफिंग का, परफॉर्मेंस अप्रेजल, इवोल्यूटिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड, जो हमने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं उससे हम इवोल्यूट करें परफॉर्मेंस को और उसके फीडबैक्स दें कि आपका काम कैसा है और क्या क्या इसमें मेजर्स आपके क्या क्या आपको चेंजेस इसमें लाने चाहिए। दैन कम्स कंपनसेशन एंड प्रमोशन, उसको फेयर सैलरीज दें, इंसेंटिव्स दें और अपॉर्चुनिटी दें फॉर प्रमोशन। ये सारे आपके आ जाते हैं सेवेंथ स्टेप में स्टाफिंग की। तो हमने क्या क्या देखा इसमें, मैन पावर प्लानिंग होती है सबसे पहले, दैन कम्स रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, अप्रेजल एंड लास्ट कंपनसेशन। अब हम देख लेते हैं डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है? डायरेक्टिंग होता है आपका मैनेजमेंट फंक्शन का फोर्थ स्टेप। डायरेक्टिंग में बेसिकली गाइडिंग, मोटिवेटिंग, सुपरवाइजिंग, इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉय टू अचीव ऑब्जेक्टिव इसमें आता है ना। एम्प्लॉयज़ को गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप और अच्छा प्रिपेयर कर और अच्छा परफॉर्मेंस करिए, उनको सुपरवाइज करते हैं, है ना, इन्फ्लुएंस करते हैं कि जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। वही इसके की पॉइंट्स आ गए, लीडरशिप रहती है इसमें, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, सुपरविजन। ए मैनेजर मोटिवेटिंग सेल्स टीम टू अचीव टारगेट, है ना, अपने सेल्स मैनेजर जो है वो सेल्स टीम को मोटिवेट कर रहा है कि आपका टारगेट इतना इतना है, आप इसको अचीव करिए, और उनको मोटिवेट करते हैं एक्सटेंसिवली और इंटेंसिवली कि आप ये कर लेंगे तो आपको ये मिलेगा, इतने इंसेंटिव्स मिलेंगे। इस तरीके से डायरेक्टिंग में ये आ जाता है। डायरेक्टिंग का प्रोसेस हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। बेसिकली सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आता है इसका सुपरविजन। ओवरसीइंग एम्प्लॉयर वर्क टू इंश्योर इट इज़ डन करेक्टली और ऑन टाइम, देखना चीज़ों को कि ये सही तरीके से और सही वक्त पे हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे कि एक ब्रांच मैनेजर चेक कर रहा है वेदर क्लर्क आर फॉलोइंग कस्टमर सर्विसेज रूल्स और नॉट। सुपरविजन के बाद हम मोटिवेशन आ जाता है इसमें, एंश्योरिंग एम्प्लॉयज टू परफॉर्म बेटर बाय फुलफिलिंग देयर नीड्स थ्रू मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, है ना। मॉनेटरी में आगे हमारी सैलरी, बोनस, और नॉन मॉनेटरी में हमारे रिकॉग्निशन, ग्रोथ दे दी उसको। इन सब के थ्रू हम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं। लीडरशिप, influencing, guiding, inspiring employees to achieve goals. A good leader build team spirit and confidence. उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, गाइड करते हैं, इंस्पायर करते हैं जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सके। दिस कम्स इन लीडरशिप। Then last come communication, exchanging information between manager and employees to ensure clarity of instruction and feedback. Clarity बनी रहे कि क्या क्या चीज़ें वहाँ तक जानी है, कौन कौन से ऑर्डर्स आपको लेने हैं, किस
डायरेक्शन के थ्रू आपको जाना है, ये सारे कम्युनिकेशन में आते हैं. इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, क्लियर और बढ़िया से इसको फॉलो करना चाहिए. एग्जाम्पल्स हैं इसके इशूइंग सर्कुलर्स, मीटिंग, ईमेल, फेस टू फेस डिस्कशन, ये सारे आपके कम्युनिकेशन में आ जाते हैं. तो हमने क्या क्या देखा डायरेक्टिंग में. डायरेक्टिंग में सबसे पहले आता है सुपरविजन, दैन मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन. ये सारे पार्ट आपके डायरेक्टिंग के हैं. अब आपका 5th स्टेप बचता है कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग इज बेसिकली ensuring एक्चुअल परफॉर्मेंस इज इन लाइन विथ प्लान ऑब्जेक्टिव और नॉट, है ना. जो हमने बेसिकली जो बना रखा है अपना स्टैंडर्ड, उससे हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस मैच हो भी रही है कि नहीं. इसके की पॉइंट्स हैं सेट स्टैंडर्ड्स, मेजर परफॉर्मेंस, कंपेयर विद स्टैंडर्ड. वही जो हमने स्टैंडर्ड बनाया है उससे हमारे एक्चुअल आउटकम्स जो हैं वो मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. अगर नहीं हो रहे हैं तो हम इसमें करेक्टिव एक्शंस लेते हैं. बेसिकली इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं. चेकिंग मंथली सेल परफॉर्मेंस विद टारगेट, है ना. जो हमारा टारगेट है उससे हमारा जो मंथली सेल है वो मैच करती भी है कि नहीं है, उसको वो अटेन करती है कि नहीं है. लास्ट जब हम देख लेते हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में. कंट्रोलिंग प्रोसेस की सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. एक बेंचमार्क हम सेट कर लेते हैं, एक टारगेट सेट कर लेते हैं जिससे हम जो हमारी परफॉर्मेंस है उसको मेजर करते हैं. जैसे कि एग्जांपल है कि एक टारगेट सेट है कि हमें पर वीक 1000 यूनिट्स सेल करनी है. दैन मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, हमने डेटा कलेक्ट किया. कलेक्टिंग डेटा ऑन व्हाट इज़ एक्चुअली बीइंग डन थ्रू रिपोर्ट्स, ऑब्जर्वेशन और सुपरविजन, है ना. चेकिंग प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स टू सी हाउ मैनी यूनिट्स वर सोल्ड. बेसिकली कितनी, हमारे तो टारगेट 1000 है लेकिन हुई कितनी है एक्चुअल में. उसके बाद जब हमने देख लिया एक्चुअल इतनी हुई है, दैन हम थर्ड स्टेप में करते हैं कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड. आइडेंटिफाई एनी गैप बिटवीन व्हाट वाज प्लान एंड व्हाट इज अचीव्ड. इफ ओनली 900 यूनिट्स आर प्रोड्यूस इंस्टेड ऑफ 1000, तो यहाँ पे डेविएशन कितना आ गया, 1000 यूनिट्स का डेविएशन आ गया, है ना. हमारा टारगेट तो 1000 था, हम सेल केवल 900 कर पाए हैं. अब इस डेविएशन का रीज़न देखेंगे. फोर्थ स्टेप में एनालाइजिंग डेविएशन, फाइंडिंग आउट द रीज़न फॉर डेविएशन एंड डिसाइडिंग विच वंस आर क्रिटिकल. जैसे डिले ड्यू टू मशीन ब्रेकडाउन, किस रीज़न से डेविएशन हुआ, मशीन में ब्रेकडाउन हो गया या फिर रॉ मटेरियल की कमी हो गई थी. इन सारी चीज़ों को हम एनालाइज करेंगे. देन लास्ट कम टेकिंग करेक्टिव एक्शन. जब हमें रीज़न पता चल गया है दैन हम करेक्टिव एक्शंस लेंगे. अप्लाइंग सोल्यूशन सो दैट परफॉर्मेंस इज बैक ऑन ट्रैक. हम परफॉर्मेंस का सोल्यूशन लेके आएंगे, बेसिकली सोल्यूशन लेके आएंगे और देखेंगे कि जो परफॉर्मेंस हमारी ट्रैक पे वापस आ जाए. रिपेयरिंग मशीन, जैसे प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग या फिर कोई गैप आया है, रॉ मटेरियल की कमी है तो हम उसको एक्सेस मिले थोड़ा, ये सारे हम करेक्टिव मेजर लेंगे. तो हमारे क्या क्या आ गए कंट्रोलिंग में. स्टैंडर्ड सेट किया, फिर हमने अपने परफॉर्मेंस को मेजर किया. परफॉर्मेंस को मेजर करने के बाद स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस को हमने कंपेयर किया. कंपेयर करने के बाद हमें पता चला कि 100 यूनिट्स की कमी है. तो हमने देखा कि 100 यूनिट्स की कमी हो क्यों रही है, कि इसमें मशीन में ब्रेकडाउन है, रॉ मटेरियल की कमी है, ट्रेनिंग में कुछ कमी है. तो उसके बाद जो भी हमारा रीज़न निकला हमने उसके लिए करेक्टिव एक्शन लिए. तो स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो में पढ़ा मैनेजमेंट प्रिंसिपल इन डिटेल. हमने उसका नेचर देखा, इम्पॉर्टेंस देखा, फिर हमने हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल को समझा कि कौन कौन से प्रिंसिपल इन्होंने दिए हैं. हमने कुछ जैसे यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन को हमने डिटेल में पढ़ा क्योंकि आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. दैन कम्स हमने मैनेजमेंट फंक्शंस को डिटेल में पढ़ा. हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के भी सबके फंक्शंस पढ़े. तो ये थी आज की आपकी वीडियो. हम जल्दी ही क्लास 3 लेके आएंगे. आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए. आपकी 3rd वीडियो जल्दी आने वाली है. हम यहीं क्यूरियोवर्स पे ही अपना फुल सिलेबस कवर करेंगे UPLT ग्रेड का. थैंक यू सो मच.